मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दरअसल ये पूरा साइट प्लान है। जेवर एयरपोर्ट जो बनकर तैयार होगा और जो तीनों फेज जो बनकर तैयार होंगे उसको यहाँ पे आर्किटेक्चर उसका यहाँ पे दर्शाया गया है। और आपको बता दें जो पहला फेज है यानी 2024 में जो बनकर तैयार होगा दरअसल वो ये फेज है। ये तो पैसेंजर्स एरिया है और ये 2 हवाई पट्टियां बनकर तैयार होंगी जिसमें प्लेन आएंगे और जाएंगे, यहाँ से टेक ऑफ होगा और लैंडिंग होगी। ये पैसेंजर एरिया है और ये कार्गो एरिया है। यानी कि चूंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है दरअसल ये दुनिया का पहला अपने आप में मॉडल है जहाँ पे कार्गो का सेंटर भी होगा, यात्रियों के भी आने और जाने की सुविधा होगी और पहली बार इंडिया में जो बड़ा सेंटर होगा मेंटेनेंस के लिए भी होगा। यानी कि जहाज़ों की मरम्मत और उसका जो रूटीन मेंटेनेंस है वो भी जेवर एयरपोर्ट पर होगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो प्लान है दरअसल ये तीनों फेज यहाँ दर्शाए गए हैं, लेकिन जो सबसे पहले तैयार होगा वो ये फेज है जिसमें आपकी 2 हवाई पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी प्लस ये जो यात्रियों का सेक्शन और कार्गो सेक्शन यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा ताकि लोगों की माल की ढुलाई यहाँ से हो सके, लोगों के आने जाने का काम शुरू हो सके। और फिर जो दूसरे फेज में है वो ये एक फेज और ये तीसरा फेज, यानी कि ये तीनों तैयार होंगे। फिलहाल ये जो आप पूरा साइट मैप देख रहे हैं दरअसल ये तीनों फेज का साइट मैप है और यहाँ पे दर्शाया गया है। जब कल प्रधानमंत्री परसों आएंगे यानी कि 25 को भूमि पूजन करने आएंगे तो उन्हें भी इस साइट मैप के जरिए इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बारीकियों से रूबरू कराया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जेवर से विधायक भारतीय जनता पार्टी के धीरेन्द्र कुमार सिंह जी। धीरेन्द्र जी, जेवर अपने आप में इंटरनेशनल मानचित्र पे छाने वाला है क्योंकि परसों यानी 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल का शिलान्यास करेंगे। क्या लगता है आपको इससे जेवर अपने आप में जेवर की प्रगति में कितना ये सहायक साबित होगा? ये जेवर की प्रगति नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी जेवर बनने जा रहा है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में देश के विकास का पहिया इस जेवर से घूमेगा। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ला रहे हैं और जेवर एक डेस्टिनेशन बन चुका है पिछले दिनों में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है विदेशी निवेशकों के लिए। कोरोना के 2 काल हम लोगों ने देखे जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में थी, उस वक्त भी यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश हुआ जो इस बात का द्योतक है कि निश्चित तौर से यह पसंदीदा जगह दुनिया के उन निवेशकों की जो जेवर के माध्यम से एक औद्योगिक विकास की गति को इस देश में दिशा देंगे। तो आने वाला जो समय है वो पूरे उत्तर भारत के वो नौजवान हों उनके रोजगारों के लिए बहुत अच्छा समय है, किसान भाइयों को अपना जीवन स्तर उन्नत करने का समय और अनेकों ऐसी महिलाएं जो यहाँ लगने वाले ऐसे उद्योग जैसे अपैरल पार्क है, हैंडलूम क्राफ्ट से संबंधित अनेकों उद्योगों के लिए ज़मीनें यहाँ आवंटित की जा चुकी हैं एयरपोर्ट के पास। तो स्थानीय महिलाओं को भी 70% रोजगार मिल सके इस तरीके के उद्योग भी यहाँ लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो कष्ट झेले थे इस जेवर विधानसभा ने आज़ादी के बाद से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक झटके में दूर कर दिए और अब यहाँ के लोग बड़े उत्साहित हैं 25 तारीख को लेकर। चूँकि देश 1947 में आज़ाद हुआ था लेकिन इस विधानसभा में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनना चाहते हैं जब इस सरजमी पर जेवर की सरजमी पर देश के प्रधानमंत्री कदम रखेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। जी 30,000 करोड़ का करीब निवेश होने जा रहा है एयरपोर्ट के माध्यम से। और कौन कौन सी वो परियोजनाएं हैं जो आसपास के इलाके में या आपके विधानसभा क्षेत्र में या नोएडा से जुड़े हुए इलाके में आने वाली हैं जिससे कि केवल नोएडा ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला है? मैं बता दूं मेडिकल डिवाइस पार्क भी है एयरपोर्ट के पास और 500 फॉर्चून कंपनियां कुछ जैसे एवरी डेनिसन है, हिंदुस्तान की कंपनियां, बीकानेर, हल्दीराम, पतंजलि फूड्स और वीवो ओप्पो भी अपना दूसरा प्लांट इसी क्षेत्र में लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे नामचीन लोग यहाँ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक सुरक्षा का माहौल इस क्षेत्र में लोगों के लिए और उद्योगपतियों के लिए है और कमिश्नरेट की स्थापना होने के बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये इलाका बदनाम था, यहाँ के उद्योगपति छोड़ के जाते थे गुड़गांव हरियाणा के लिए,
2017 के बाद बिल्कुल परिवर्तन हुआ है, लोग वापस इस क्षेत्र में आने लगे हैं। तो निश्चित ही आने वाला समय इस क्षेत्र का फिल्म सिटी को अगर आप ले लें, वो भी यहीं स्थापित होने जा रही है। जहां मैं रहता हूं रघुपुरा टाउन में, उसी की ज़मीन में बनने जा रही है। उसकी भी शासन से सहमति प्राप्त हो गई है और टेंडर चला गया है। तो ये फिल्म सिटी आने के बाद में, इतने सारे उद्योग धंधे आने के बाद में, लॉजिस्टिक हब बनने के बाद में, हमारा अगला इरादा है कि हम टूरिस्ट हेरिटेज के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करें। चूँकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है और ताजमहल उसके रूट पे पड़ता है। इधर इंद्रप्रस्थ हमारी दिल्ली हो गई। तो ये तीनों ऐतिहासिक और पौराणिक जगह जुड़ रही हैं। बीच में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय की याद दिलाता है, जब हिंदुस्तान संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा का केंद्र था। तो इस तरीके का टूरिस्ट हेरिटेज कॉरिडोर यहाँ बनने जा रहा है। कुल मिलाकर आने वाला समय इस पूरे क्षेत्र के लिए उस ध्रुव तारे के समान है जो नक्षत्र आकाश में दैदीप्यमान होता है। यह क्षेत्र आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक पहचान बनाता जा रहा है। प्रधानमंत्री के आने के बाद जो ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होगा, वो इस इलाके को प्रसिद्धि के साथ साथ अन्य निवेशकों के लिए भी उनके निवेश के द्वार को खोलने वाला होगा। धीरेन्द्र जी, चूँकि आप स्थानीय विधायक हैं, किसानों से लगातार जुड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान बिल वापस लेने की घोषणा कर दी, तो अब किसानों के बीच में जाते हैं तो कैसा माहौल आपको मिलता है? कैसे लोग बात करते हैं? क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है कि किसान बिल से वापस लेने से जो किसान है, यहाँ स्थानीय किसान है, वो खुश हुआ है? उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है? जहाँ तक हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जो किसान बिल थे उनके विषय में कोई भी ना आंदोलन हुआ और ना किसी किसान को कोई दिक्कत थी। क्योंकि हम लोग समझाने में उन्हें कामयाब हुए थे कि अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को देश में किसी ने लागू किया तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। सन 2004 में स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ और 2007 तक 3 इसकी रिपोर्ट सरकारों को भेजी गई जो रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। तो अगर किसानों को किसी ने कोई तोहफा दिया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके, तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इस बात को लेकर स्वयं स्वामीनाथन जी ने एक पत्र भी लिखा था और मोदी जी की तारीफ की थी। तो एक बदलाव देश के प्रधानमंत्री चाहते थे। चूंकि खेती की जो पुरातन व्यवस्था थी वो भी उद्योग की भांति विकसित हो। जैसे आज इजराइल जो कि पूरा रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ लोग नई तकनीक के आधार पर सब्जियाँ, फलों का उत्पादन कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन पे ज़मीन भी कम है, लेकिन वहाँ खेती के आधार पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो एक नई गति देना प्रधानमंत्री ने चाहा था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ किसान संगठनों ने इसमें लोगों को भ्रमित करने का काम किया। तो प्रधानमंत्री ने देखा कि देखिए, लोकतंत्र में जनभावनाएं सबसे बड़ी होती हैं और जनता इसकी ताकत है। अगर मोदी जी के निर्णय से जनभावनाएं आहत हुई तो उन्होंने अपना विशाल हृदय दिखाते हुए उन जनभावनाओं की कदर की और तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धीरेन्द्र सिंह जी थे, यहाँ से स्थानीय विधायक हैं जेवर से। इनका साफ मानना है कि जेवर आने वाले समय में इंटरनेशनल पहचान पाने वाला है, क्योंकि न सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और दूसरे तमाम औद्योगिक प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, जिससे न सिर्फ जेवर बल्कि उत्तर भारत का विकास होने वाला है। कैमरामैन मोहित के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, जेवर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।